आप सबको नमस्कार। मैं कैप्टन गौतम हूँ, निम्मी का पापा। मैं ऑलमोस्ट 80 इयर्स का होने वाला हूँ कुछ महीनों में, और मेरी बेटी 41 प्लस है। मैं ना आपको कुछ कुछ कहानी नहीं, हकीकत जो एक यथार्थ है वो बताऊंगा। अभी 2-4 मिनट फिर आगे बताया करूंगा, क्योंकि ये जो हमारा मंच है, ये डॉक्टर साहिबा ने जो किया है, ये तो हमारी पूरी बहुत बहुत बड़ी फैमिली है। तो इसमें ना कुछ झिझक है, ना कुछ लाग लिपेट है, ना कुछ हम बढ़ा के बात करते हैं, ना कम बात करते हैं। तो निम्मी का जन्म मैं जब पोस्टेड था यूरोप में, वियना में हुआ। और उस समय मेरी जो बड़ी बेटी थी वो इससे 2 साल बड़ी है, एकदम नॉर्मल थी। लेकिन मेरी पत्नी जब ये होने वाली थी, तो ये लगभग 33-34 साल की थी मेरी पत्नी। तो जब ये 5 महीने का गर्भ था, तो ये हॉस्पिटल में थी। क्योंकि मुझे बेटियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, उस समय अगर हम चाहते, क्योंकि एमिनोसेंटिस टेस्ट जो होता है उसमें वो निकाल के जो तरल पदार्थ निकाल के मालूम हो जाता है कि लड़की है लड़का है, लेकिन साथ में ये भी मालूम होता है कि कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर वो हमारी पत्नी वैसे ही बहुत ही शाई है, बहुत ज़्यादा ही सज्जन, राजस्थान की बड़ी बहुत प्यारी मेरी पत्नी है। तो उसने झिझक से और डर के मारे कहा नहीं, क्योंकि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊँ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हो सकता है कि अगर पता लगता है कि डाउन सिंड्रोम है और हमें पता ही कुछ नहीं है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, तो हमें डरा के वो फिर गर्भपात हो जाता। तो यदि ऐसा होता, तो जो हमारे घर में जो एक कृपा इसने फैलाई हुई है, ये हम इसको, मैं अपनी डीटी मानता हूँ, मतलब हमारी जो देवी घर की, यही इसी को मानता हूँ। तो ये हमारे घर में नहीं आती। अब जब ये पैदा हुई, तो वो बहुत बड़ा 7 स्टार हॉस्पिटल था यूरोप में। मैं क्योंकि दूतावास में अफसर था, तो वो सरकार ही पे करती थी सब हमारी। तो वो जो डॉक्टर ने बोला, एकदम ही कुछ समय के बाद ही, वो बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, बहुत वर्ल्ड फेमस थे, डॉक्टर थाल हामर, प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा जी, शी हैज़ डाउन सिंड्रोम। तो मैंने कहा डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो उस समय के मुताबिक जो अम, अम, शब्द था वो था, उसने कहा शी इज़ एन इडियट। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि ये है क्या। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो अगले दिन वो जो एक बहुत बड़ा एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका होता था, वो उसमें मैंने पढ़ा डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो वो भी मैंने जो ब्रिटिश एम्बेसी थी उसको फ़ोन करके मैंने वहाँ से उसका फ़ोटोकॉपी मंगवाई, उस पेज की मंगा के पढ़ा पूरा। और उसमें लिखा हुआ था एक इंटरनेशनल डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन लंदन में है। तो मैंने वहाँ पे संपर्क करके फ़ोन करके किताब मंगवाई, फिर वो पढ़ा। फिर उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि मेरी जो पत्नी है, मैं चाहे कैसा भी रहा हूँ, शरारती था, सब कुछ था, लेकिन किसी का हक कभी नहीं मारा मस्ती की ज़िंदगी में। हमारी पत्नी तो मैं क्या बताऊं कि वो आप ये सुन के आश्चर्यजनक होंगे कि वो ऐसी है कि उसने अपने गहने बेच दिए किसी की मदद के लिए। तो जिसके घर में कोई ऐसी स्त्री हो, तो वो उसको और क्या चाहिए। वैसे ये भी बता दूं कि ये एमए बीएड कर रखा है हमारी पत्नी ने, और साथ में 2-3 स्पेशल कोर्सेज कर रखे हैं हैदराबाद में। बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1993-94 की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अब इस समय जो है, 4 साल से वो लगभग बिस्तर पे हैं। उनको पार्किंसन बीमारी है। फिर 73 ईयर्स में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो 75% ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ी। फिर लास्ट ईयर मई 2020 में उनको बहुत बहुत बड़ा एक ऑपरेशन कराना पड़ा, उसका स्पाइन का।
तो इन सब चीज़ों से मैं तो बिल्कुल घबराता हूँ ही नहीं। वो मुझ पे आशीर्वाद है बड़ों का, और ये जो हमारी देवी माता जो है निम्मी का। तो फिर क्या हुआ कि नवंबर में मैं बहुत ज़्यादा खुश था किसी कारणवश। तो मैं कहीं बाहर गया था, 3 घंटे जाके जब मैं वापस घर के पास ही पहुंचा हूँ, तो मैं क्रोनील दवाई ले रहा था। तो वो उस समय बात, शोभा हमारी जो बच्ची जो इसकी देखभाल कर रही थी, उसने फ़ोन किया, अंकल जल्दी आना क्योंकि अम्मा का बुखार 103-4 हो गया, इसकी ऑक्सीजन 70 हो गई है और ये कांप रही है। तो अच्छा, बाई चांस वो मेरे पास उस समय गाड़ी थी, मेरी बेटी ने बड़ी बेटी ने भेजी थी। मैं 5 मिनट में पहुंच गया, और ऊपर व्हील चेयर भी थी, आके मैंने व्हील चेयर में डाला। 2 लड़कियां हमारी जो केयर कर, दोनों भाग रही थी, बेचारी घबरा गई, पता नहीं कुछ बेहोश थी, उसको मैंने डाल के, और ऑक्सीजन का एक कैन था, वो मैंने पहले बोला कि बेटा तो तोड़ के उसको लगा दे। तो उसका 70 का 75 हो गया, पर बेहोश थी। फिर भी 5-8 मिनट में पहुंच गया मैं हॉस्पिटल, और रस्से में पफ्स डाल के किया इसको। तो फिर मेरी पत्नी मर गई या मरने वाली, ऐसे बोल कर थोड़ा ड्रामा किया। क्यों नहीं करूं भाई, आफ्टर ऑल 51st एनिवर्सरी हुई है, तो कुछ तो होगा कि हम इतना लंबा हमने प्यार किया एक दूसरे से। तो वहाँ जाके इनको किया। अभी स्टोरी अभी और सुनाता हूँ। फिर वो कोविड टेस्ट हुआ, लेकिन वो हॉस्पिटल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि इनको नहीं कर सकते, क्योंकि बेड नहीं था। जैसे सब लोगों को प्रॉब्लम हुआ, तो मैं फिर और कई जगह पे जो एम्बुलेंस में उसको डाल के, तब मेरी बड़ी बेटी भी आ गई वहाँ पे, एम्बुलेंस के अंदर थी। तो अब क्या था कि मेरे जीवन में हमेशा ही ड्रामे होते रहे हैं, लेकिन मतलब ड्रामा का मतलब कहने के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ना तो मैं घबराता हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। तो अब मैं ड्राइवर के साथ उस गाड़ी को मैंने कहा मैं कुछ काम घर में करके मैं फिर पहुंचता हूँ हॉस्पिटल में, जो दूसरे हॉस्पिटल में। तो फ़ोन आ गया कि पापा ये तो वापस जा रहा है एम्बुलेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ पैसा वापस रह गया है। तो मैं चिल्लाया कि अरे भाई कैसे हो सकता है, लेकिन मेरी बेटी भी मेरी तरह ही थोड़ा, वो घबराती नहीं है। उसे फ़ोन किया कि भैया देखो, जो भी पैसा चाहिए आप हमें बता दीजिए, ये जो लड़का आपका आपका एम्बुलेंस में साथ आया हुआ है, इसके हाथ में दे दूंगी पैसा। तो वो हमारे भाग्य अच्छा था, तो वो उन्होंने बोला ठीक है। फिर हम वहाँ पे पहुँच गए, तो मैं जब पहुँचा तो ये वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, और कुछ लोग बिना मास्क घूम रहे, अफ्रीका के कोई से पिया हुआ। फिर मैंने वो कर करा के, लेकिन बाद में इसका लकीली इनका जो टेस्ट जो है वो नेगेटिव निकला, और ये 6 दिन आईसीयू वगैरह रह के वापस आ गए। ये हालांकि ये स्पेशल नीड की कहानी नहीं है, लेकिन माँ बाप के भी क्या गुजर जाती है, इसको फिर मैंने बीच में ताला लगा के गया था। लगा के गया तो हमारे पड़ोस वाली सज्जन औरत है, तो वो फिर बाद में रात को मैं वापस आ गया। और अभी मैं वापस वहाँ चलता हूँ कहानी का। अ, सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी सज्जन मेरी पत्नी है, जो कि मतलब दुनिया मानती थी भी है, ये हो ही नहीं सकती ऐसे, ऐसी जो लेडीज़ हैं दुनिया में, कुछ भी नहीं चाहिए, बांटने वाली है। तो वो क्या हुआ कि जो रिएक्शन बाद में प्रतिक्रिया, वाई मी, हम क्यों, हम हमने क्या किया कि जो हम पे ये गुजरा। लेकिन ये पता चला धीरे धीरे कि शायद यदि कोई भगवान है, तो वो उन्हीं को ही ये तोहफा देता है, जो उस प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह सहेज कर सकते हैं, सहेज के, और उसको प्यार कर सकते हैं। खैर, वो 1 साल तक जो हम वहाँ रहे, जब बेटी 1 साल की हो गई, तो मैं 4 साल वहाँ रहा था यूरोप में, वापस भारत आना पड़ा। उसके बाद क्या था कि मेरी पोस्टिंग हुई हाई एल्टीट्यूड में, तवांग जगह है बहुत बड़ी, वहाँ चाइनीज़ वगैरह काफ़ी पहले भी आए हुए थे वो। अभी नेक्स्ट, अभी फिर अभी और स्टोरी सुना रहा हूँ। जब ये 18 महीने की थी,
तो मैं यहाँ से गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से मैं अपनी गाड़ी लेके वो जगह है बॉमडीला, फिर वहाँ से सेला एक पास है जो जो कि 17,000 फीट के ऊपर है। अब मेरी बेटी को पता चला था कि इसके हार्ट में छेद है। अब ये तो सांस ना ले पाए, ये तो बिल्कुल मरने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि वो मैं जब 13,000 फीट पे पहुंचा तो मैंने गाड़ी को वापस टर्न करके मैं नीचे लेके आया 9,000 फीट तक। वहाँ पे मैं भी पुराना फौजी अफसर हूँ, तो एक एक फ़ौज के यूनिट में रात को वहाँ पे रहे, पूरा रात उल्टियाँ करती रही, लेकिन ये मेरी बेटी बच गई। अगले दिन जो है हम जाके वहाँ रहे, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जगह थी, क्योंकि 10,000 के फीट पे हाइट पे थी, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था कि वहाँ लीच जो जोक होती हैं वो बहुत थी, कि अब जैसे हमारी गाड़ी जहाँ पे पार्क होती थी वहाँ तकरीबन रोज़ 500 लीच आसपास घूम रही हैं कि वो आ जाओ हमारे पास, खून चूसूंगी मैं। फिर जो हमारी बादशाह बोलते हैं, जो एक लकड़ी की एक हट टाइप होती है, इसमें हम रहते थे, तो उसमें बड़े बड़े चूहे लाल लाल आंखों वाले भागते एक दूसरे के पीछे। तो हम रात को ऐसा होता था कि अभी गिरा हमारे पे, अभी गिरा हमारे पे। खैर 5 महीने रहने के बाद फिर हम और तेजपुर में आ गए। फिर वहाँ से एक जगह है ज़ीरो, अरुणाचल प्रदेश में ही बहुत ही सर्दी होती है। फिर वहाँ पे मैं रहा तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल। अब इसकी कहानी देखिए, क्योंकि जगह ऐसी थी कि भाई ये बहुत मुश्किल था रहने का, तो इनको हमने वापस भेज दिया जयपुर, जहाँ मेरी साली रहती थी। तो इस बच्चे को ये पता नहीं है कि ये माँ कौन थी, कौन है। अब मैं वहाँ 3.5 साल तक रहा। तो जब ये 1985, हाँ, जब ये 5 साल की हो गई तो मेरी पोस्टिंग हो गई कनाडा में, टोरंटो में। तो हम वहाँ पे चले गए। अब देखिए, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बताएंगी बाद में कि जो लैंग्वेज होती है, अब पहले जब थे वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी और हिंदी। फिर दिल्ली में आए तो हमारे हिंदी, और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की लैंग्वेज लोग सुन जो बोलते थे। फिर जयपुर में फिर हिंदी आ गई। अब जब हम टोरंटो पहुँचे तो फिर हमने इसको फिर इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो जहाँ पे बहुत लैंग्वेजेस का फ़र्क पड़ता है, उसका विकास पे बहुत असर पड़ता है। मैं अभी दूसरी फिर खेप, और अभी इसके बाद अभी सुनाता हूँ आपको। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये उसमें एक शब्द भी ना तो ज़्यादा है ना कम है। और कभी कभी आगे जाता हूँ, कभी पीछे जाता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है कि उस समय जो भावनाएं होती हैं उसी उसकी अभिव्यक्ति भी अति आवश्यक है। कनाडा में जब हम पहुँचे तो ये 5 साल की थी। और मैं आपको ये बता दूं, कनाडा शायद देश में पूरे विश्व का ऐसा एक देश है जहाँ पे बुज़ुर्गों को और बच्चों को बहुत ही प्रेम मिलता है, और सोशल जो उनकी रक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरी मेरी निम्मी थी, इसको वीआईपी की तरह रखा। कैसे कि पहले माँ बाप का इंटरव्यू वगैरह हुए, सारा पूरा मेडिकल रिपोर्ट्स हुई, सब कुछ चेकिंग के बाद में एक स्कूल था, उसका नाम था हॉलीवुड स्कूल। देखिए कि कितना ज़बरदस्त नाम था। उसमें एक सेक्शन था जिसमें सिर्फ 4 बच्चे थे, स्पेशल बच्चे। अब जैसे यहाँ होता है कि यहाँ तो अब कोई भी टीचर बन सकता है, ये नहीं कि अन्यथा मत लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग हमारी बहुत कम होती है। लेकिन वहाँ पे तो ये 3-4 साल के कोर्स करने के बाद जो है वो स्पेशल जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 1985 की। तो इसको वहाँ रखा, और एक गाड़ी आती थी लाने के लिए, और गाड़ी घर में छोड़ती थी। और वो गाड़ी भी स्पेशल किस्म की गाड़ी जैसे होती है कि व्हील चेयर के हर चीज़ उस पर आ जाती है। अब वहाँ पे ये
जो है कि आपको मैंने लैंग्वेज के बारे में बताया, तो वो गड़बड़ जो थी पूरी लैंग्वेज पूरी, अब इसको इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो लेकिन जो है कि वो बहुत धैर्य से, प्यार से करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। अब वहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ कि हर 6 महीने में 15 दिन के लिए बच्चों को, ऐसे बच्चों को स्पेशल वो एक छुट्टी होती है, एक कैंप टाइप होता है, वहाँ पे गर्मी में और सर्दी में रखते हैं। कारण ये है, जो कि हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है, कि उनका ये है कि जो पेरेंट्स हैं, उनका भी हक बनता है कि उनका जीवन जैसे व्यवस्थित होता है वैसे ही होना चाहिए, और उसमें सबका योगदान है। तो उसमें सरकार का योगदान क्या है, 15 दिन इन बच्चों को जैसे वीवीआईपी की तरह होते हैं रखते हैं। अब जब हम पहली बार जो है अपनी निम्मी को छोड़ने गए, तो निम्मी रो रही है और हम रो रहे हैं, क्योंकि पहली बार था कि कभी ये अकेली रही है। तो लेकिन ये बड़े चालू होते हैं बच्चे। क्यों कह रहा हूँ, जब मैं 1-2 मिनट बाद में मैं जब वापस आया, छुप के देखा, तो ये रोना इसका बंद। फिर मैं 2-3 मिनट खड़ा रहा वहाँ साइड में, तो देखा कि क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खिलौने कई तरह के, फिर वो पूरा जो ड्राइंग है, कभी वो जो जो खासकर जो वहाँ पे वर्कर्स थे, उनके मुंह पे अंतरात्मा से जैसे कोई ऊपर कोई एक संत होते हैं, क्योंकि वो लोग विलिंग थे और वॉलंटियर्स थे। अ, ये इनको जो एक्टिविटी थी बहुत सारी, क्योंकि उनको पता था कि निमी क्या क्या चीज़ पसंद करती है, ड्राइंग क्या, और कुछ भागने दौड़ने की चीज़ें, फिर ये कुछ थोड़ा सा सुई से कुछ काम करती थी, उसका उन्होंने किया। और फिर बाउलिंग होती है, जो डंडे लगे होते हैं, तो उसको फिर भगा के घुमा के वो फेंकते हैं। स्विमिंग, पता नहीं 10 तरह की चीज़ें हैं इसके साथ में। वो मतलब सारे बच्चे, सिर्फ 4 बच्चे नहीं थे, कम से कम 25-30 बच्चे, क्योंकि उनके माँ बाप को हक है जो दिल करे उनका करे। पूरा पूरा जो मेडिकल क्या फिजिकल हर चीज़ जो है सरकार करेगी। तो ये हम तो वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियन उनके पास कभी कोई बच्चा आया ही नहीं, ये पहला बच्चा था। तो अब ये है कि करें क्या। अब ये कई तरह के जो है चीज़ होते हैं, जो उनके मन में था कि वेजिटेरियन वो फिश वाला होता है। मैंने कहा नथिंग फिशी अबाउट इट, ये हम लोग नहीं कुछ करते, हमारा कसूर है, क्या करें। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से जैम और 4-5 तरह के चीज़ और दूध और जूस, अब मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें, जो कि पहले खाती भी थी, लेकिन इसको खूब, लेकिन मोटा नहीं करने दिया। और वो मैंने भी पूरा झूठ बार इसको मोटा नहीं होने दिया। ये उसके अलावा हमको वो सोशल सर्विस से, कि जिससे हमको आराम मिले, $2000, मतलब अब इस समय तो खैर 1.5 लाख रुपए करीब है, लेकिन वो क्यों दिए, हमको बेबी सिटिंग का इंतज़ाम करने के लिए। बेबी सिटिंग क्यों, जिससे माँ बाप को हक है अपना जीवन काटने का ठीक से, वो लोग अपनी मस्ती में रहें। लेकिन हमने क्या किया कि ये नहीं कि बेईमानी नहीं की, भी कोई एक और लेडी थी जिसको हमने कुछ दिया भी, और जो कि घर की तरह उन्होंने रखा, और हमने उनका ख्याल किया और हमने उनका ख्याल करके, लेकिन मतलब वेलफेयर मेजर्स जो वो आपको बता रहा हूँ। अब ये था क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी थी कि जिसमें मुझे और भी कहीं जाना था, तो मैं ऐसे डिपार्टमेंट से हूँ जिसमें बता नहीं सकता, लेकिन ये था कि हमको 3 विंटर्स के बाद में हमको जाना पड़ा डायरेक्ट पोस्टिंग पे म्यांमार, बर्मा में। अब क्योंकि वहाँ पे ये जैसे गुंडा होता है वैसे थी ये, एकदम से वो देवर सो सरप्राइज कि ये ऐसा बच्चा, मतलब क्योंकि हमारे भारतीय बच्चे जो होते हैं बड़े ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो गाबदू होते हैं, वो मुंह में डाल दिया और वो बिठा दिया, माँ बाप ने कहा वैसे के वैसे रख दिया। तो लेकिन ये है कि ये इसकी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ थी, मैं क्या बताऊँ। अ, हमारा घर 12th फ्लोर में था, और बिल्कुल घर के साथ में एक नर्स रहती थी जो मलयाली, जो कि
ओल्ड एज होम में काम करती थी। तो शायद 7-8 फुट का भी मत, लेकिन हम वहाँ पहुँचे और इसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया ज़ोर से। अब वो वहाँ खुलता नहीं है क्योंकि वो वन वे वाला था। पर साथ में वहाँ पे ये भी होता है कि जो बड़ी बिल्डिंग होती है उसकी मास्टर की नीचे केयर टेकर के पास होती है। जल्दी से वो चाबी वगैरह मंगवाई और फिर इसको खोला तो ये अंदर हंस रही है जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। और इसने क्या किया था कि जो वॉशिंग मशीन के लिए जो एक बास्केट से होती सामान रखा था, इसने ऊपर से 12th फ्लोर से उसको नीचे फेंक दिया। लकीली उसके पीछे कोई नहीं था। तो ऐसे ऐसे ये शरारतें करती थी जो कि वो लोग इतने खुश थे कि भाई ये जो बच्चा है ये डाउन सिंड्रोम है, लेकिन हम लोग डाउन हो रहे हैं उसके सामने। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारी पोस्टिंग हमको 3 साल बाद आना पड़ा क्योंकि डायरेक्ट पोस्टिंग हो गई मेरी बर्मा में। अब अगर मैं चाहता तो कुछ झूठ बोल के मैं अपनी पत्नी को वहाँ पे रख के रिज़ाइन करके मैं वहाँ पे रह सकता था। लेकिन अगर झूठ बोल के ही आगे बढ़ना है तो फिर जीवन क्या है, क्योंकि मैं पासपोर्ट वीज़ा में था जिसमें बहुत पैसा बना सकता था। लेकिन जिसकी पत्नी को कुछ नहीं चाहिए वो तो राजा होता है, तो उसको पैसा क्यों चाहिए। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये परिवार में हम अगर संस्कार एक दूसरे के साथ में साथ दें। मेरी पत्नी का नाम संतोष है, तो वो ऐसा संतोष जीव है को देने वाले हैं। तो जब देने वाले हो तो वो उसमें कमी कभी होती नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया कि जो है कि हम डायरेक्ट पोस्टिंग में चले गए बर्मा में। बर्मा में जब गए तो रास्ते में हम 2 महीने दिल्ली में आके छुट्टी लेके, छुट्टी मिलती है रहे वहाँ पे गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो अमेरिकन स्कूल में मेरे दोनों बच्चों की एडमिशन हुई। बहुत बड़ी बात थी, जिसमें कोई 35 देशों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्पेशल सेक्शन स्कूल में नहीं था। तो लेकिन और साथ में जो जो वहाँ के जो लोग थे वो सिर्फ बर्मीज बोलते हैं। तो अब फिर पांचवी लैंग्वेज अलग हो जाती, तो फिर जो कुछ सीखा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। इसलिए हमको ये कुछ महीने बाद मतलब 1 साल के बाद में मैं छुट्टी में आया दिल्ली में और मैं इसको वापस लेके आया। फिर वैसे के वैसे, मतलब कि ये इसकी मौसी के पास वहाँ छोड़ दिया जयपुर में। तो अभी जो है कि मैं फिर वापस दिल्ली आ गया, जो कि 1991 अक्टूबर में वापस आया। फिर से हमारा जो है रीयूनियन हुआ परिवार का, कि जो निम्मी हमारे साथ फिर से साथ में रही। और मेरी पत्नी काफ़ी डाउन थी क्योंकि वो शायद समझौता नहीं कर पा रही थी कि भाई हमारे बाद में, जो कि सब माँ बाप का यही सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है कि क्या होगा। लेकिन ये था कि लकीली कोई वो जो जेनेटिक यूनिट दिल्ली में है एम्स का, तो उसके जो संस्था बहुत बड़े अफसर थे, प्रोफेसर ईश्वर चंद वर्मा, जो कि जेनेटिक्स के उसको बाप मानते हैं भारत में। तो वो उन्होंने एक कोई साथ में हमारे बाद में मुस्कान की संस्थापक जो शांति, डॉक्टर शांति औलख थी, उसके साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो पता चला तो मैं फिर हम वहाँ पे गए एम्स ऑडिटोरियम में। मेरी पत्नी बिल्कुल जैसे वेजिटेबल होती वेजिटेबल वैसे थी। वो फिर उसको हमने हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुस्कान जो एक स्कूल है वहाँ पे मेरी पत्नी जाने लगी। जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो है कि सिर्फ हम अकेले ही नहीं हैं इस स्थिति में, और बहुत से परिवार भी ऐसे हैं। तो उसमें क्या हो गया कि जो मन है इसका बहुत और भी अच्छा हो गया। और ये मॉडल टीचर, मतलब जैसे क्या क्या बताऊँ आपको, मुस्कान में जो शुरू किया इन्होंने मसाला यूनिट, और भी चीज़ इन्होंने शुरू की। और वो इतना बड़ा हो गया। मुस्कान में पहली सेल हमने की, पूरा परिवार मिलके हम करते थे। मेरी बेटी बड़ी वाली भी साथ में लगी हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि ये जो इन्होंने और कुछ कोई कोर्सेज किए। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जेनेटिक यूनिट जो एम्स है उसमें हम
हर मंडे को ये जाती थी, साथ में एक डॉक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर सप्रा, वो और जेनेटिक यूनिट के सारे मिलके ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स आते थे उनको मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। फिर उनके हमने शुरू किए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, क्योंकि उस समय अलाउड था एम्स में बनना मेडिकल इनका सर्टिफिकेट बनाना, फिर रेलवे के कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बनाना। और कभी जब ये नहीं जाती थी तब मैं जाता जाके ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे माँ बाप के साथ मिलते थे। फिर मैंने क्या कर रखा था कि कोई भी बच्चा अगर स्पेशल होने से मैं उनके माँ बाप से मिलके अपना परिचय देता था। और मैं ये कहता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा सबसे बड़ा जो परिचय ये है कि मैं एक जो ऐसी बिटिया है स्पेशल मेरे घर में, मैं उसका बहुत प्राउड बाप हूँ। तो वो सुन के थोड़ा हैरान होते थे, क्योंकि कोई बाप तो होता ही नहीं है इन बच्चों के साथ आगे बढ़ने वाला। लेकिन मैंने कहा मैं बाप भी हूँ और इसकी माँ की भी माँ हूँ, दोनों की माँ हूँ। लेकिन इससे बढ़कर पुण्य कोई नहीं है, क्योंकि मैं पुण्य कमाने नहीं जा रहा हूँ। मैं सेल्फिश हूँ, मैं काफ़ी स्वार्थी हूँ, क्योंकि मुझे इसमें आनंद मिलता था। तो आनंद लेने के लिए लोग कहीं जाते हैं, हमको घर में है तो मुझे और क्या चाहिए। तो वो फिर क्या होता था कि कभी कभी क्या होता था कि कार कोई जा रही, मैं उसका पीछा करके रोक के कर अपना नंबर देता था। और इससे क्या हो गया, क्योंकि काफ़ी इसमें आनंद आया। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि जो मेरी बेटी जो अभी 43 ईयर्स की है, तो वो उस समय 17 साल की थी। तो एम्स में को हम जाते थे तो वो भी गई। तो जो बहुत बड़े धाकड़ भारत के माने हुए जो प्रोफेसर जो मैं बता रहा हूँ, ईश्वर चंद्र वर्मा और जो डॉक्टर शांति औलख, नीचे हम खड़े थे। तो क्या इसने कहा, मेरी बेटी ने, 17 साल की उम्र में कुछ भी बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतना कुछ आप इतना बड़े हो, ये है वो है, लेकिन आप इन बच्चों के लिए कर क्या रहे हो आप। तो वो एकदम हैरान हुआ कि बेटा क्या मतलब। उसने कहा कि देखो, ये मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और किसी बच्चे किसी को पता नहीं है कुछ भी, और वो कहते हैं कि तू तू कभी ऐसे चढ़ाने की कोई पागल की बहन है क्या। अब क्योंकि जो सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं होने से तो उसको तो आप कुछ भी कोई भी आप संज्ञा दे सकते हो आप। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, कहती मैं एक इंटर कॉलेज कंपटीशन करूंगी जिसमें जो है कि इन बच्चों के लिए आप लोग भी बोलो ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करो। तो क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि जुनून की तरह, मेरी तरह ही बिल्कुल जुनून वाली लड़की है। तो उसने क्या किया कि 13 कॉलेज जो साउथ दिल्ली में थे माने में कॉलेज, उनका एक इंटर कॉलेज कंपटीशन कराया। और ये अपने आप जाके अकेली जाके एक वहाँ पे हमारे बहुत बड़ा एक डीडीए वहाँ पे होती है जो मतलब जो दिल्ली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरमैन था, उनका नाम था मिस्टर अल्फोंस, आईएएस ऑफिसर थे, बहुत ही धाकड़ माने हुए दिल्ली के। वो बाद में एमपी बन गए, केरला से हैं वो लोग। और फिर जाके अपने आप जाके इनवाइट करा करी, एक नफीसा अली एक्ट्रेस थी, फिर और कई लोगों को अपने आप करके ले आई, अकेली बिल्कुल। एक ये और एक और लड़की थी, और ये घूमते थे 6 दिन इंडियन एक्सप्रेस में। ये इसका कोई दोस्त था, उसके थ्रू वहाँ पे ऐड आई कि भाई ये चीज़ होने वाली है। अब मैं आपसे क्यों इसे कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कोई भी जो है इस काम में जाएगा तो उसका हमको नाम लेना चाहिए। अब लेकिन ये था कि आप सुन के खुश होंगे कि 1000 आदमी वहाँ पे एम्स के ऑडिटोरियम में आया। और वहाँ पे डॉक्टर शांति औलख ने औरों ने मतलब बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, विकलांगता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो किसी के साथ कुछ हो सकता है, ये तो किस्मत का खेल है, किसी का जीन्स के ऐसे है, कोई वो जो साथ में जेनेटिक चीज़ है, कोई और चीज़ हो जाती है, कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी डिलीवरी प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो बहुत, इट वाज अ स्मैशिंग सक्सेस। मतलब उसने 67,000 रुपीज़, मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, इकट्ठा करके उसने वहाँ पे दे दिया मुस्कान में। लेकिन एक गलती ये की कि इसने अपने आप को आगे बिल्कुल आने नहीं दिया। अब ये नहीं कि मैं कोई अहंकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको आगे आने से क्या फ़ायदा होता कि इस उम्र में एक बच्चे ने ऐसा उस काम को अंजाम दिया जो कि लोग सोचते नहीं, देखते नहीं, क्योंकि वो मानसिक विकलांगता से दूर भागते हैं।
मैं कई पेरेंट्स को जानता हूँ जो कि बहुत बड़े-बड़े अफ़सर थे, जो कि अपने इन बच्चों को छुपा के रखते थे, उन बच्चों से बात नहीं करते थे और वो जिससे कि परिवार का नाम खराब ना हो, उनके बच्चों की शादी के बारे में कुछ ना ऐसा हो, वैसे जो कि ऐसा है। लेकिन अ, मैं शुरू से ही क्या था कि इस बच्ची के बारे में ये था कि मैं बहुत प्राउड था क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है, जिसका स्वभाव था, जो ये बच्ची है मन की, ये कोई ऐसा ऐसा कोई परिवार में आ जाए और मेरी माँ कहती थी कि ये पता नहीं कोई ये देवी हमारे घर में आई है। मैं इसके बारे में माँ के बारे में बता रहा हूँ कि वो जो मेरी मदर जो थी वो डेथ हो गई 5 अगस्त 1996 में। तो मैं और मेरी पत्नी वहाँ नीचे सोते थे हम आईसीयू के बाहर ही। तो जब मृत्यु हुई तो सुबह 4:30 बजे उनकी मृत्यु हुई। तो मेरी जो भाई की वाइफ थी, उसने कहा भाई साहब ये 4:30 बजे एकदम उठ के ये रोने लगी और एक आंख लाल लाल हो गई। तो ये जो बच्चे होते हैं इनके मन में ये पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा सत्य की बात